देखिए, कल गुजरात और हिमाचल के जो नतीजे हैं वो आ गए। जनता ने गुजरात में बीजेपी को आशीर्वाद दिया तो हिमाचल में जीत कांग्रेस की हुई। जीत के बाद गुजरात में बीजेपी ने कल देर शाम तक जमकर जश्न मनाया। शिमला की ठंडी वादियों में कांग्रेस के जश्न की गर्माहट भी साफ नजर आई। लेकिन जीत और जश्न के बाद अब बारी शपथ ग्रहण की है। गुजरात में सीएम के शपथ की तारीख जो है वो सामने आ गई है। भूपेंद्र पटेल 12 तारीख को सीएम पद की शपथ लेंगे। इस शपथ में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उधर शिमला में भी कांग्रेस ने नए सीएम के लिए चिंतन जो है वो शुरू कर दिया है। आज शिमला में विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। तो गुड न्यूज के माध्यम से आपको 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल एक बड़ा दिन था और साथ ही में जो तस्वीर है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, वो भी यहां पर साफ होती हुई और जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता यहां पर, जहां गुजरात में बीजेपी ने अपने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर कई नए रिकॉर्ड बनाए, तो वहीं हिमाचल ने अपना जो रिवाज है उसे कायम करते हुए सूबे में नई सरकार का गठन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जश्न मनाते हुए। तो हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, सुखवीर सिंह, सुख्यू और मुकेश अग्निहोत्री का जो नाम है वो शामिल है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं सुखविंदर सिंह सुख्यू राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। एक अमूमन एक प्रक्रिया है, ये कहा जाता है कि जो चेयरमैन होता है कैंपेन कमेटी का, वो आमतौर पर मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं सबसे पहले। अब मैं विधायक बन गया हूं। ये तय करना पार्टी का दायित्व है। हम 35-40 साल से संगठन के, जब भी मुझे भूमिका मिली है, चाहे वो एनएसए के रूप में थी, चाहे युवा कांग्रेस के रूप में थी, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दी, और 40 साल तक ये चेयरमैन कैंपेन कमेटी वीरभद्र सिंह जी थे, उसके बाद मुझे जिम्मेवारी दी गई। तो जो भी भूमिका मिलती है हम उसका निर्वाह करते हैं। पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आज सुबह नतीजे आने से पहले प्रतिभा सिंह ने ये कहा है कि ये हिमाचल में जो जीत हुई है ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की लेगेसी है और मुख्यमंत्री का चुनाव इस परिवार में से होना चाहिए। नहीं, जहां तक मेरी मानना है कि सभी के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और वीरभद्र सिंह जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया, यशवंत सिंह परमार जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया, ठाकुर रामलाल जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है, इसका मैं श्रेय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ। उन्हें समय पर आकर हिमाचल प्रदेश को संभाला और पहली रैली उन्होंने सोलन में की। उस रैली से जो हजूम उनको देखने के लिए उमड़ा और जो बात उन्होंने की कि हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है, उसको लोगों ने बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना। और तो चलिए आपको कल आए नतीजों का वो फील गुड फैक्टर अब बताते हैं, जिसमें जनता ने सबकी झोली में कुछ न कुछ डाला है। गुजरात में बीजेपी को वहां के लोगों ने जिस तरह सर आंखों पर बिठाया, उसने इतिहास रच दिया। तो वहीं हिमाचल की जनता ने वहां कांग्रेस को खुश होने का मौका दिया है। कल भले ही आम आदमी पार्टी के हाथ सीटों के लिहाज से मायूसी लगी हो, लेकिन गुजरात में ठीक ठाक वोट प्रतिशत पाकर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की दौड़ में आ गई है, जिसकी खुशी केजरीवाल के चेहरे पर साफ नजर आई। यूपी के मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत से समाजवादी पार्टी को खुश होने का मौका मिला, तो उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने आरएलडी के नाम यहां पर जीत दर्ज करवाई, जहां आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने न सिर्फ सीट पर कमाल दिखाया, बल्कि नया राजनीतिक प्रयोग करके 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की नई राह खोल दी। जनता ने खुशी का मौका नवीन पटनायक की पार्टी को भी दिया। आदिवासी बाहुल्य पदमपुर विधानसभा में सीएम पटनायक का जादू दिखा और वहां से उनकी 29 साल की उम्मीदवार वर्षा ने जीत दर्ज की। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात उस पथ की करते हैं जिसे महाराष्ट्र की समृद्धि का मार्ग कहा जा रहा है।
देखिए, नागपुर मुंबई के बीच बन रहे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। लिहाजा नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर लंबे हाईवे पे जल्द ही गाड़ियां जो है अब फर्राटा भर सकेंगी। 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का हाईवे है। जरूरत होने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ने के लिए टोल टैक्स भी देना होगा। इसके लिए यहाँ 26 टोल टैक्स काउंटर जो है वो भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे की अनुमानित जो लागत है वो 5,55,000 करोड़ जो है वो आकी गई है और इसे आधिकारिक तौर पर बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के तौर पर भी जाना जाता है। एक्सप्रेसवे का पहला फेज नागपुर से शिरडी तक बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेसवे से मुंबई से नागपुर के सफर में लगने वाला जो वक्त है, जो टाइम है, अब वो आधा हो जाएगा। पहले 16 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में जो सफर है वो पूरा हो जाएगा। और इस पर 1268 पेड़ लगाने की योजना भी बनाई गई है। इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र के 10 जिलों और 390 गांवों से होकर बनाया गया है, जिसमें 390 गांवों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। सोचिए, जब नजारा इतना मनमोहक है तो सफर कितना शानदार होगा। शायद इसीलिए नागपुर और मुंबई के बीच बन रहे इस हाईवे को नाम दिया गया है बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे। यकीनन इस इलाके के लिए ये विकास का, समृद्धि का हाईवे साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये महामार्ग नागपुर और मुंबई के बीच 10 जिलों के 392 गांवों को तरक्की की राह दिखाएगा। ये हाईवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी और समृद्धि की सौगात देने जा रहा है। इस हाईवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर की है। दावा किया जा रहा है कि नागपुर और मुंबई के बीच की ये दूरी महज 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। गुड न्यूज ये भी है कि पहले चरण में नागपुर से शिरडी के बीच 550 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जैसा कि तस्वीरों से जाहिर होता है, ये हाईवे नायाब इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है। ये तस्वीरें पुणे के एक इंजीनियर विक्रम पोद्दार ने अपने कैमरे में कैद की हैं। कुछ साल पहले मैंने जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ड्रोन से शूटिंग किया था, तब समृद्धि एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो मैंने ये तब सोचा था कि समृद्धि एक्सप्रेसवे जब तैयार होगा तो मैं इसका ड्रोन से फोटोग्राफी करूंगा। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है और इसमें जो खास करके जो इंटरचेंजेस बनाए हैं 701 किलोमीटर के में टू कनेक्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, 24 इंटरचेंजेस बनाए हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 55,000 करोड़ से ज्यादा का है। अधिकारियों के मुताबिक हाईवे के बाकी हिस्से का काम अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। प्रकृति प्रेमियों को भी ये हाईवे खूब रास आने वाला है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जंगल से होकर भी गुजरता है। ये जो एक्सप्रेसवे है, समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है, ये बहुत वाइल्ड लाइफ जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, उसमें से भी गुजरता है, लेकिन इसका बहुत अच्छी तरीके से केयर लिया गया है। जगह जगह पे वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस बनाए हैं। और औरंगाबाद के पास जब मैं शूट कर रहा था तो एक इंडियन पी फाउल, जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो एक वाइल्ड लाइफ ओवरपास के नज़दीक बैठ के बहुत आराम से बैठ रहा था और बहुत आराम से बैठा था, वो भी हमने शूट किया है। इससे ये जाहिर होता है कि ये वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस बहुत सही जगह पे बनाए हैं। इस एक्सप्रेसवे रूट पर एक नया आर्थिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। इसके जरिए 14 जिलों को बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा वाकई में समृद्धि की ओर, डेवलपमेंट की ओर और तेजी से जाएंगे, ऐसी सबको उम्मीद है।
नागपुर से योगेश पांडे के साथ पंकज खेलकर, पुणे। देखिए, आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है। इस दिन को खास बनाने के लिए गांधी परिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचा हुआ है। इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से गुजर रही है। ऐसे में वो अपने परिवार के साथ समय यानी कि वक्त बिताने सवाई माधोपुर पहुंचे। देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बीच राहुल गांधी राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रणथंभौर में जंगल सफारी का मजा लिया। बात करें अगर प्रियंका वाड्रा की, तो प्रियंका वाड्रा पहले ही सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंच चुकी है। वहीं अब राहुल गांधी कोटा में अपनी यात्रा पूरी करके और यहाँ सवाई माधोपुर रणथंभौर में आ गए। असल में गांधी परिवार अपनी चुनावी थकान मिटाने के साथ साथ सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकजुट हुआ है। आज ये सभी सोनिया गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा को भी विराम दिया गया है। तो राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन के मद्देनजर 9 तारीख का विश्राम रखा है और 10 तारीख से बूंदी से ही राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को वापस से शुरू करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई। बताया गया है कि ये बच्चे राहुल गांधी से मिलने के लिए सुबह से ही हेलीपैड के पास पहुंच गए थे और ऐसे में राहुल ने उन्हें निराश नहीं किया। मिलना था हमें और बस उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर में घुमाया था और हेलीकॉप्टर भी दिखाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। कल सुबह यानी कि शनिवार से राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ यात्रा में शामिल हो सकती हैं। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से गुड न्यूज आई है। यहाँ पर नामीबिया से लाए गए सभी चीते अब खुद शिकार करना इन्होंने सीख लिया है। यानी कि चीते वहां से जो माहौल में ढलकर आए थे उससे अब अच्छे से इस माहौल में ढल चुके हैं। अब कोई पाबंदी नहीं, पिंजरे की सलाखों के परे अब खुला आसमान है और सामने है हरा भरा जंगल। कूनो नेशनल पार्क में सियाया और सवाना की जंगल की खुली आबोहवा में ये छलांग देखी। पिंजरे से बाहर निकलने के 24 घंटों के भीतर इन्होंने अपना पहला शिकार भी किया। गुड न्यूज ये भी है कि नामीबिया से लाए गए सभी चीतों को जल्द ही बारी बारी से कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले इन्हें छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया, जहां इन्हें कुदरती रिहाइश यानी जंगल में रहने के लिए तैयार किया जाएगा। स्वस्थ है, सभी बढ़िया है और लगातार जो पहले से छोड़े गए थे हमारे नर चीते वो भी कील वगैरह कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से कील कर रहे हैं। अलग अलग बाड़ों में रह रहे सभी 8 चीतों ने अब खुद शिकार करना सीख लिया है। प्रशासन के मुताबिक बड़े बाड़े में छोड़ने के 32 दिनों के अंदर सभी 8 चीते शिकार कर चुके हैं। वाइल्ड बोर और मतलब अवेलेबल है, सभी एनिमल्स हैं ऐसे जिसको भी वो प्राकृतिक रूप से अपना शिकार करके वहां पर रह सके। सबसे पहले 5 नवंबर को छोटे बाड़े से 2 नर चीतों फ्रेडी और एल्टन को छोड़ा गया, जिसके बाद ये दोनों कई बार शिकार कर चुके हैं। वहीं 18 नवंबर को तीसरे नर चीते ओबान को छोड़ा गया। इसके बाद 27 नवंबर को 2 मादा चीता आशा और टिब्लिसी को बड़े बाड़े में भेजा गया। आखिर में 28 नवंबर को 3 मादा चीता शासा, सियाया और सवाना को छोड़ा गया। अब ये सभी बेहद कम वक्त में अपने शिकार को पहचान कर उसे निशाना बनाने में माहिर हो चुके हैं। इस साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नामीबिया से इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। खेमराज दुबे, श्योपुर, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं गोरखपुर के उन होनहारों से जिन्होंने एक ऐसा स्पेशल सेफ्टी शू तैयार किया है जो कि बेहद काम का है। आम जूतों की तरह दिखने वाला ये खास जूता आपदा के वक्त या फिर किसी भी मुसीबत के वक्त काफी मददगार साबित हो सकता है। इस सेफ्टी शू में पूरा सिस्टम उसके सोल में फिट रहेगा। खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चलने के साथ ही ये बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी। और क्या क्या खासियत है इस खास जूते की, आइए आपको दिखाते हैं।
इसमें GPS ट्रैकर लगा हुआ है, इसमें हार्ट बीट सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और इसमें हम लोग इसको GSM मोड में कनेक्ट किए हैं। अगर हम लोग कभी पैनिक सिचुएशन में आएंगे तो ऑटोमेटिक कॉल अपने ऑटोमेटिक इनके पेरेंट्स पे और लोकल पुलिस स्टेशन पे कॉल चला जाएगा और वहाँ का नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ बच्चा किसी डेंजर में है। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि इतनी खूबियां हैं आम से दिखने वाले इस खास जूते की। खास जूता इसलिए क्योंकि इसकी खासियतें हैं ही ऐसी। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कर रहे इन छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन से इस जूते को बनाया है। ये सेफ्टी शूज मानव जीवन की सुरक्षा में बेहद अहम योगदान दे सकता है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर मुसीबत की कोई घड़ी, अगर ये जूता आपके पैरों में या आसपास है तो आपको सुरक्षित बचाना आसान होगा। आज का जो समय है ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का टाइम है। बच्चों ने बहुत सारे और भी डिवाइसेस बनाए हैं। कहीं ना कहीं जो शूज है उसका मुख्य उद्देश्य है कभी हम जितना भी कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे आप देखें भूकंप है, बाढ़ है या नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जब हम कहीं जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उस परिस्थिति में हमारे पास कहीं भी मदद मिलने की संभावना जब बिल्कुल शून्य हो जाती है तो उस परिस्थिति में हमारा ये जो बच्चों के द्वारा बनाया जूता जो है वो आपको एक कहीं ना कहीं सिग्नल भेजेगा बैक ऑफिस में जहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे और हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ईश्वर न करे कहीं भूकंप आए और कोई व्यक्ति जो है बिल्डिंग में दब जाए, अब उसकी लोकेशन को ट्रेस आउट करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो जीवित है कि नहीं जीवित है, बहुत सारा संशय रहता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी ने जूता पहन के रखा है या जूते में पहनते हुए अचानक दुर्घटना हो गई है या जूता वहां पड़ा हुआ है तब भी हम लोकेट कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। ये जूता आपके चलने से ही चार्ज हो जाएगा। कि आजकल नए नए स्मार्ट वॉचेस आ गए जिसमें आपके बॉडी टेम्परेचर सेंसर वो सब सारी फैसिलिटीज दी गई हैं सर। बट क्या नाम है उसका एक मेजर सर वो डिसएडवांटेज ये है कि सर उसको चार्ज करना पड़ता है। सर हमारे शूज में सबसे मेजर बेनिफिशियल चीज़ ये है कि इसको अब चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हमने जूते की सोल में एक पाइजो इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है, जैसे जैसे आप चलेंगे आपके पैर के दबने से जो फ्रिक्शन पैदा होगा उससे वो खुद चार्ज होता रहेगा। इस स्पेशल सेफ्टी शूज को बनाने में GPS ट्रैकर, हार्ट बीट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, GSM सिम, चिप, तार, मोबाइल और एक जूते का इस्तेमाल किया गया है। ये जूता GSM मोड में कनेक्ट है। सेफ्टी शूज में जो GPS ट्रैकर लगा है वो ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ा है। जब ये छात्र इस प्रोजेक्ट में जुटे तो शुरुआत में कुछ चुनौतियां आई, लेकिन इन्होंने उन चुनौतियों को पार किया और नतीजा अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सुहाना मौसम और आइस स्पोर्ट्स, खेल प्रेमियों को भला और क्या चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही आइस स्पोर्ट्स शिमला में सैलानियों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है और ऐसे में गुड न्यूज ये है कि शिमला में एशिया का पहला प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग तैयार किया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बर्फ से लदी वादियों में आइस स्केटिंग की ये दीवानगी देखिए, ये जुनून देखिए। शिमला में इस खेल को पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि उन्हें बर्फ में स्केटिंग का हुनर और जुनून दिखाने के लिए एक शानदार मैदान मिलने जा रहा है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब इस मैदान को तैयार कर रहा है, जो कि एशिया का पहला प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग होगा। सर्दियों का में शिमला में यही एक स्पोर्ट है जो बच्चों के लिए चलता है और बच्चे इसमें 1-1.5 महीना जो भी हमारा होता है तो उसमें बड़ा एंजॉय करते हैं आके, क्योंकि पेपर से फ्री हो जाते हैं अपने, उनको कोई टेंशन नहीं रहती बच्चों को उसके बाद कोई। शिमला का 100 साल पुराना आइस स्केटिंग क्लब दिन रात ये मैदान तैयार करने में जुटा है। इन्हें उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में खेल प्रेमी, खासकर युवा, इस मैदान पर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। हमारी तरफ से तो तैयारियां हो चुकी है, बस अब तो हम ये सोच रहे हैं कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट और आ जाए, तो कि इससे क्या होगा कि जल्दी आइस जमना शुरू हो जाएगी और इसका जो जितनी हमारी इसकी कंडीशनिंग होगी, जितनी ज़्यादा कंडीशनिंग होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। स्केटिंग रिंक में बर्फ की हल्की परत भी जमना शुरू हो गई है। जैसे ही तापमान और नीचे जाएगा, रोमांच का ये मैदान तैयार हो जाएगा और यहाँ पर खेल खिलाड़ियों का जुनून दिखेगा, दीवानगी दिखेगी, युवा खिलाड़ियों की गर्मजोशी दिखेगी। विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे।
जम्मू कश्मीर में विकास की बयार तेजी से बढ़ रही है और विकास की दौड़ में यहां के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नौशेरा में भी एक शानदार पहल की गई है। यहां पर पहला डेयरी मिल्क यूनिट खुला है। दूध हो, घी हो, पनीर जैसे खाद्य पदार्थ यहां पर बनने से लोगों को खूब पसंद भी आ रहे हैं, जिससे इनकी डिमांड बढ़ गई है। कई लोगों को रोजगार भी मिल गया है। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, ये वही डेयरी फार्म है जहां ये सब चीजें मिलती हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। सामान्य से लेकर खास मौकों पर तो इनकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सारी बातें आम हैं, लेकिन हम जिसके बारे में बता रहे हैं वो खास है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके का पहला डेयरी मिल्क यूनिट है ये। राजौरी जिले के नौशेरा के बॉर्डर इलाके के गांव में ये यूनिट PMGEP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के तहत खुला डेयरी मिल्क यूनिट है। दरअसल रोजगार देने के लिए केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। उसके तहत बेरोजगारों को 10 से 25 लाख तक का लोन मुहैया कराने का प्रावधान है। ये डेयरी यूनिट भी उसी के तहत स्थापित की गई है। पुनित डेयरी नाम से खुले इस यूनिट का स्लोगन है प्योरिटी इज आवर प्रायोरिटी, यानी शुद्धता जिसकी प्राथमिकता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्योर चीज है और ये जो है हमें कहीं मिलावट नहीं है इसमें। कोई भी जो है इस आके जो है, मैंने खुद अभी यहाँ से परचेज करके ले जा रहा हूँ। इतनी अच्छी है, कलाड़ी बन रही है, जहाँ पनीर बन रहा है, देसी घी जहाँ प्योर क्वालिटी का है, और जो है इन्होंने जो इतना लगाया है यहाँ पे ये प्लांट, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठाएं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है और ये हम सब के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है। डिमांड काफ़ी है, नेचुरल है, देखो अच्छा है, कोई मिलावट नहीं है दूध घी में, देसी लोग हैं और देसी दूध है, तो आगे अच्छी डिमांड है उनके लिए। इस डेयरी मिल्क यूनिट के खुलने से न सिर्फ संचालक को बल्कि आसपास के लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है। डेयरी यूनिट में कुछ लोगों को रोजगार मिलना जाहिर है, वहीं गाय भैंस पालने वाले यहां आकर दूध बेच रहे हैं, तो खरीदारों को भी आसानी हो गई है। उन्हें सारे मिल्क प्रोडक्ट यहां उपलब्ध हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं क्रिसमस की, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं और हर तरफ जश्न का जोरदार माहौल बन रहा है। जगह जगह सजावट हो चुकी है और इसी कड़ी में ब्रिटेन के क्लेरेंस हाउस में भी क्रिसमस की रौनक दिखी। क्लेरेंस हाउस में क्वीन कंसोर्ट कमीला ने ट्री लगाकर क्रिसमस की औपचारिक शुरुआत की। ट्री को सजाने में बच्चे भी शामिल हुए और क्रिसमस ट्री की सजावट के मौके पर क्वीन कंसोर्ट हर साल बच्चों को शामिल करती हैं। इस दौरान वो बच्चों से मिली, उन्होंने उनसे बातचीत की और साथ ही साथ बच्चों को गिफ्ट भी दिया। देखिए, भले ही अभी क्रिसमस आने में थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बाजारों में क्रिसमस सेलिब्रेशन से जुड़ी चीजें जो है अब वो सजने लगी हैं। एक से एक आकर्षक गिफ्ट जो है वो दिखने लगे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां बाजारों में क्रिसमस के जो रंग हैं वो दिखने लगे हैं। खूबसूरत कैंडल्स हो या सेंटा क्लॉज की शक्ल वाले खिलौने या फिर बेल्स, सब लोगों को अपनी तरफ जो है ये चीजें खींच रही हैं, आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के लिए लोग भी बाजारों में पहुंच रहे हैं। तरह तरह के जिंगल बेल, कई तरह की क्रिसमस ट्री, अलग अंदाज के सेंटा और सेंटा की ड्रेस, टेंसिल, रीथ या स्नोमैन, सब कुछ मौजूद है गुवाहाटी के इस बाजार में। बस आपको अपनी जरूरत बतानी है और सामान हाथों हाथ घर ले जा सकते हैं। गुवाहाटी के बाजारों में अभी से दुकानों की सजावट देखते ही बन रही है। और तो और क्रिसमस की रौनक में घुलकर बाजार की रौनक में मानो चार चांद लग गए हैं। दुकान गिफ्ट और सजावट के सामानों से भरे पड़े हैं। हर बार की तरह क्रिसमस का त्योहार और बाजार गुवाहाटी शहर के लिए कितना स्पेशल है, ये अब बाजार की रंगत देखकर समझ सकते हैं।
दुकानों पर न केवल तरह तरह के सैंटा लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, खरीदारी के लिए बच्चे बड़े सब उमड़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड क्रिसमस ट्री की ही है। डिमांड अच्छा है, लेकिन अभी तक साइज कितना साइज? हाँ, हम लोग का 1 फुट से 10 फुट तक है। तो इसका दाम कैसा रखा है? हम लोग 100 रुपया से 2500 रुपया तक है। अब तक कितना क्रिसमस ट्री बिक्री हुआ है? कम से कम 50-60 सेल हो गया अभी तक। बड़ा वाला और छोटा वाला तो कुछ ज्यादा हुआ है, बड़ा वाला 50 पीस हो गया। लोगों का मानना है कि क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन पर क्रिसमस ट्री को सजाने का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। क्रिसमस ट्री से ईसाई समुदाय का खास जुड़ाव है। प्राचीन काल में क्रिसमस ट्री को जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता था। मान्यता है कि इसे सजाने से घर के बच्चों की आयु लंबी होती है और बच्चों में क्रिसमस को लेकर अलग ही क्रेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब खबर ऐसी जो आपको सावधान करेगी। चक्रवाती तूफान मैंडस का जो असर है आज दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में दिख सकता है। लिहाजा मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्रा के तटीय इलाकों में लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की चेतावनी जारी की गई है। समंदर की लहरों में हलचल तेज। वजह है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मैंडस। इसके कारण आज दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा के आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज बारिश की आशंका जताई है। इन इलाकों में 10 तारीख तक मौसम का मिजाज सख्त बना रहेगा, लिहाजा सावधानी जरूरी है। It will continue after tomorrow evening. So due to this, the sea condition will be rough to very rough. Hence, fishermen are advised not to venture into the sea from 8th to 10th of December. And due to this weather, to all ports in coastal Andhra Pradesh, we issued DW2, distant वार्निंग सिग्नल नंबर 2। तूफान मैंडस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह बचाव दल और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। साथ ही मछुआरों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। उन्हें समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। अच्छी बात यह है कि ये बस 1-2 दिन का एहतियात है। उसके बाद जिंदगी फिर पहले की तरह पटरी पर लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।